वेलकम टू माय चैनल सक्सेस प्लैनेट बाय अंजलि 2.0। आज के इस वीडियो में मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आज आपको संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बारे में बताने वाली हूँ। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आप लोगों को जो अर्थव्यवस्था की जो नींव है हमारे देश में, जैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, इनके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखा हुआ है। आज हम संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो संगठित क्षेत्र कौन से होते हैं? वे स्थान जहाँ पर समय की अवधि जो होती है वो निश्चित होती है, उन स्थानों को संगठित क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा ये जो होते हैं वो सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं। इस पंजीकरण के कारण इनको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और उसके अलावा जो ग्रेजुएटी अधिनियम होता है उसके भुगतान जैसी जो चीज़ें हैं वो इन उद्यमों को या इन क्षेत्रों को माननी पड़ती हैं। इसके अलावा इसमें जो श्रमिक होते हैं उनका रोजगार सुरक्षित रहता है, मतलब उनकी नौकरियां नहीं जाती हैं। इसके अलावा और चीज़ होती है कि उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं और जो जगह ये काम करते हैं श्रमिक, उन जगह पर स्वच्छ पेयजल और कामकाजी वातावरण उपलब्ध कराती है ये क्षेत्र। तो इस तरह से ये संगठित क्षेत्र हो गए। इन क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा बहुत ज़्यादा रहती है। और संगठित क्षेत्रों में एक ये भी चीज़ होती है कि समय की जो अवधि होती है उस समय से ज़्यादा काम करने पर जो घंटे होते हैं उसके अकॉर्डिंग ओवर टाइम का पैसा भी मिलता है। तो इस तरह से ये संगठित क्षेत्र हो गए। अब हम बात करेंगे असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र जो होते हैं वो शहरी और गांव के एरिया में दोनों जगह पाए जाते हैं। ये काफ़ी बिखरे हुए होते हैं और इनका पंजीकरण सरकार के द्वारा नहीं होता। अगर इनका पंजीकरण सरकार के द्वारा नहीं होता है, इसका मतलब कि ये मज़दूरों का या श्रमिकों का बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं। मतलब उन्हें किसी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उन्हें ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता है, उनको किसी भी समय नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। इसके अलावा छुट्टी या बीमारी के समय उनकी जो छुट्टियां होती हैं उसका वेतन भी काट लिया जाता है। इसमें ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो घरों में काम करते हैं या मरम्मत का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का जो लोग काम करते हैं, या ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमिहीन कृषक हैं वो आते हैं, या तो जो ऐसे कामगार हैं जो कृषि से तो जुड़े हुए होते हैं लेकिन उनके पास अपनी भूमि नहीं होती। तो इस तरह से ये असंगठित क्षेत्र जो होते हैं इनमें रोजगार सुरक्षित नहीं रहता है और जो रोजगार इस तरह का रोजगार करते हैं उन्हें बहुत कम वेतन पर, बिना किसी सुविधा के और ओवर टाइम पर भी काम करना पड़ता है। तो ये इस तरह से मैंने आपको संगठित और असंगठित क्षेत्र बता दिए। अब आगे हम जानेंगे कि ये जो असंगठित क्षेत्र होते हैं इनमें कर्मचारियों की सुरक्षा किस तरह से की जा सकती है। तो इसके लिए निम्नलिखित तरीकों को अपनाया जा सकता है, जैसे कि कृषि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक स्रोतों का विकास किया जाए, जैसे कि पशुपालन है, मुर्गी पालन है, या शहद के लिए मधुमक्खी पालन है, सिल्क के लिए सिल्क का उसका कोकून का पालन है। तो इस तरह से अन्य चीज़ों का कृषि के अलावा भी प्रयोग किया जा सकता है रोजगार में। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के अन्य वर्गों जैसे कि बिजली, वित्त और कौशल विकास के अन्य ढांचों का विकास करना चाहिए, जिससे लोगों को और भी तरह के काम आ सकें जो उनके लिए समय रहने पर उनका प्रयोग करके उनसे रोजगार अपना सकें। इसके अलावा संपूर्ण वर्ष ग्रामीणों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, जिस समय कृषक के पास कोई काम नहीं होता है उस समय सड़क निर्माण है या स्कूल के भवन का निर्माण है, नहरों की खुदाई है, इस तरह के काम सरकार करवा के उन्हें पूरे वर्ष रोजगार दिला सकती है। इसके अलावा जो लोग असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको विशेष बीमा भी प्रदान करवा सकती है, जिससे लोगों का जो जीवन हो वो सुरक्षित हो सके। आगे हम देखेंगे स्वामित्व के आधार पर कौन से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं। पहला है सहकारी या सार्वजनिक सेवा क्षेत्र और दूसरा है निजी क्षेत्र। तो सबसे पहले अगर हम सार्वजनिक
सेवा क्षेत्र की बात करें तो सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में ज़्यादातर संपत्तियां जो होती हैं वो सरकार की संपत्ति होती है और सेवाएं भी सरकार द्वारा दी जाती हैं। तो इन्हें या तो राज्य क्षेत्र भी कहा जाता है या सरकारी क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि भारतीय रेलवे है और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, यूनिलीवर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टिस्को। उसके अलावा बिजली उत्पादन का क्षेत्र ले लीजिए, शिक्षा या स्वास्थ्य की सेवाएं या भारत में जो भी खनन कार्य होता है, ये सारी सरकारी क्षेत्र से संबंध रखते हैं और इनको ज़्यादातर कल्याण के कार्य के लिए किया जाता है कि किसी तरह से देश का विकास हो। निजी क्षेत्रों में वो कंपनियां आती हैं जो केवल अपने लाभ के लिए काम करती हैं और जो भी लाभ होता है वो उनका होता है, सभी का नहीं होता। और ये कंपनियां बहुत कम कीमतों पर अपने पास श्रमिकों को रोजगार देती हैं और उनसे ज़्यादा कीमतें या उनसे ज़्यादा फ़ायदे उठाती हैं, जो कि उस निजी व्यक्ति जिसका कि वो कंपनी होती है उसके पास चली जाती हैं और वो बहुत कम लोगों को वेतन देते हैं। तो इस तरह से हमारे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के अलावा कुछ संगठित क्षेत्र होते हैं, कुछ असंगठित क्षेत्र होते हैं और स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र पाए जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं उनकी भूमिका क्या होती है। उनकी भूमिका होती है देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा जैसे कि परिवहन है, बिजली है, संचार है, शिक्षा है, भारी उद्योग हैं और पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण या रेलवे की व्यवस्थाएं करवाना, ये सब शामिल होता है। इसके अलावा जैसे कि लघु उद्योग हैं, उनके द्वारा रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न करना कि लोगों को रोजगार मिल सके, तो उनकी बेरोजगारी ख़त्म होगी जिससे निर्धनता ख़त्म होगी। तो इसको प्रोत्साहित करने का काम ये दोनों ही क्षेत्र करते हैं। साथ ही साथ खाद्यान्न को खरीद कर किसानों का समर्थन करते हैं और उसे कम कीमतों पर गरीबों तक पहुंचाकर गरीबों को निर्धनता की मार से बचाते भी हैं। इनके अलावा पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना और शिक्षा का प्रसार करना, ये सब इन निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का मूल कार्य होता है, मूल इनकी भूमिका होती है। तो इस तरह से मैंने आपको इस चैप्टर में सारे ही क्षेत्रक समझा दिए। आपका ये चैप्टर ख़त्म भी हो गया है। सभी लोगों को आई थिंक मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और कमेंट नहीं करते हैं, ये गलत बात है। आपको सभी को जितने लोग व्यूज़ करें उतने लोग लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।